प्यारे बच्चों, कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा विभिन्न विषय का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है क्लास 12th के लिए। हम लोगों ने हिस्ट्री सेट 1 कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री सेट 2 का ऑब्जेक्टिव और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कंप्लीट कर लिया है, जिसका आपको लिंक चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। आज हम लोग सेट 2 का लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा कालीन सिंचाई व्यवस्था के साधनों का वर्णन करें। तो हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्यतः नहरें, कुएं और तालाब जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। अफगानिस्तान में सोतोगई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। और गुजरात के धौलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए तथा जल संग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता था। 9वां है, बहुकालीन 16 महाजनपदों का नाम बताएं। हम महाजनपद का नाम बताएं, लेकिन हम इसका राजधानी भी लिख दिए हैं। जैसे काशी का है राजधानी वाराणसी, कौशल, श्रावस्ती, अंग, चंपा, चेंदी, शक्तिमती, वत्स, कौसंबी, कुरु का इंद्रप्रस्थ, पांचाल का अहिस्त्र, कांपिल्य, मत्स्य का विराटनगर, सूरसेन का मथुरा, अश्मक का पैठान, प्रतिष्ठान, पोतन, पोटील, अवंती का उज्जैन, महिषामती, गांधार का तक्षशिला, कम्बोज का हाटक, राजपुर, वज्जी का वैशाली, मल का कुशीनगर, पावा, मगध का गिरी, व्रज और राजगिरी। तो ये आपके 16 महाजनपद के नाम हैं। चित्र बनाने का जरूरत नहीं है। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मगध साम्राज्य के उत्थान के कारणों को बताएं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का राजनीतिक इतिहास 16 महाजनपदों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष का इतिहास है। इसमें मगध राज्य सबसे शक्तिशाली राज्य बनकर आया और साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुआ, जिसके निम्न कारण थे। पहला है भौगोलिक स्थिति। तो मगध की राजधानी राजगिरी गिरिब्रज 5 पहाड़ियों से घिरी हुई थी, लोहे की बहुआयात थी। यह क्षेत्र उपजाऊ, गंगा के मैदान में स्थित था, मुद्रा का प्रचलन था, नदियों की बहुलता आदि थी। फिर सैन्य संगठन में सेना में हाथियों का प्रयोग, बेहतर युद्ध अस्त्र एवं जल सेना थी। स्वतंत्र सामाजिक वातावरण था, अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र, लोगों का रूढ़ि विरोधी होना। चौथा है शासक वर्ग की भूमिका। तो मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महत्वाकांक्षी शासकों की कूटनीति का परिणाम था। 11 नंबर क्वेश्चन है, सांची स्तूप की खोज तथा इसके संरक्षण का संक्षिप्त विवरण दे। तो सांची स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची के स्तूपों की खोज की। 1822 ईस्वी में भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जॉनसन ने प्रमुख स्तूप के एक के ऊपर से नीचे तक की खुदाई करवाई। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिष्कघम एवं कैप्टन FC मैसी ने भी यहाँ खुदाई कराई। कई हफ्तों तक रुककर उन्होंने यहाँ के अवशेषों का अध्ययन किया, यहाँ प्राप्त अभिलेखों को पढ़ा। अपने निष्कर्ष इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया। 1881 ईस्वी में मेजर कॉल ने सांची में बहुत कार्य संपन्न किया। 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने भी यहाँ खुदाई कराई। 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद ने अंतिम बार यहाँ खुदाई कराई। सांची का स्तूप आज विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में सम्मिलित कर लिया गया है। यह स्तूप आज बहुत ही अच्छी हालत में है। प्रारंभिक स्तूप समूहों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। सांची कहाँ है? तो सांची की पहाड़ी मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर की ओर स्थित है। यह प्राचीन ऐतिहासिक नगरी विदिशा के अत्यंत पास है। भोपाल से बीना, झांसी होती हुई दिल्ली जाने वाली समस्त रेलगाड़ियां सांची स्टेशन से होकर ही गुजरती है। भोपाल, रायसेन, विदिशा एवं सागर से सड़क मार्ग द्वारा भी सांची जाया जा सकता है। इस प्रकार यह रेल एवं सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है एवं बहुत आसानी के साथ यहाँ पहुँचा जा सकता है। आसान पहुँच मार्ग होने के कारण ही यहाँ देश विदेश की भारी संख्या में पर्यटक आते हैं। सांची का स्तूप आज विश्व की प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में सम्मिलित कर लिया गया है। यह स्तूप आज
बहुत ही अच्छी हालत में है। प्रारंभिक स्तूप समूहों में सांची का स्तूप प्रसिद्ध है। सांची का स्तूप सुरक्षित कैसे बचा, यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल के अन्य स्तूप नष्ट प्राय है। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रेय प्रख्यात पूर्वावेता H.N. कौल की महत्वपूर्ण सोच एवं भोपाल की बेगुओं शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम को जाता है। वस्तुतः अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अधिकारी खुदाई में प्राप्त पुराने अवशेषों को अपने देश अथवा संग्रहालयों में ले जाते थे। 1854 ईस्वी में गुंटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती गए। उन्होंने अमरावती के स्तूप का पश्चिमी तोरण द्वारा खोजा। अमरावती से एक विशाल व शानदार स्तूप होने का प्रमाण मिला, मगर यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफ मद्रास और लंदन पहुंच गए। यही कारण है कि अमरावती में आज कुछ शेष नहीं है। यही कहानी अन्य स्तूपों की भी है। अब हम देखेंगे कि सांची स्तूप कैसे बचा रहा। तो पुरातत्ववेत्ता H.N. कौल ने बहुत ही सटीक बात की है कि इस देश की प्राचीनतम कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और न समर्थन करने वाली नीति लगती है। उनका स्पष्ट अभिमत था कि असली स्मारक एवं कृतियाँ वहीं पर संरक्षित होनी चाहिए जहां पर कि उन्हें खोजा गया है। यदि संग्रहालयों में रखना ही है तो मूर्तियों की प्लास्टर प्रकृतियाँ रखी जानी चाहिए। कौल की यह बात इतनी सशक्त थी कि ब्रिटिश अधिकारी सांची में ही स्तूप के संरक्षक की बात मान गए। अगला है मुगल शासक अकबर की उपलब्धियों का वर्णन करें। तो भारत से पूर्ण समन्वय। अकबर पहला ऐसा मुगल बादशाह था जिसने विदेशी होते हुए भी भारतीय परंपराओं को अपनाया था, इसलिए अकबर पूरी तरह से राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित था। उन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर अकबर ने भारत के हर क्षेत्र जैसे राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और धार्मिक एकरूपता लाने की कोशिश की थी। राजनीतिक एकता। अपने वैवाहिक संबंधों, विजयों तथा कूटनीतिक संबंधों से उत्तरी और दक्षिणी भारत के एक शासक यानी अकबर के अधीन लाकर सब प्रांतों में एक जैसे अधिकारी, न्याय व्यवस्था, भूमि कर, सिक्के और मापतौल लाकर देश में राजनीतिक और प्रशासनिक एकता लाने का प्रयास किया, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। सामाजिक एकता। तो हिंदू मुस्लिम विवाह, होली, दशहरा, दीपावली आदि त्योहारों मनाकर योग्यतानुसार हिंदुओं को ऊंचे पद देकर अकबर ने यह साबित कर दिया कि वह मानव के बीच भेदभाव नहीं मानता। अकबर हिंदुओं और मुसलमानों में स्थापित करने और राष्ट्रीय भावना को विकसित करने का प्रयास करने वाला पहला मुस्लिम सम्राट था। धार्मिक एकता। तो अकबर ने सभी धर्मों को अपने अपने ढंग से पूजा अर्चना करने की पूरी छूट लिखा गया यहाँ छूट दे रखी थी, इसलिए उसने सभी धर्मों की अच्छी बातें लेकर एक न्यू धर्म हटाकर बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का प्रशंसनीय सम्मान किया। उनके द्वारा निर्मित इबादत खाना, वहाँ आयोजित होने वाली धर्मी विचार विनिमय की गोष्ठियाँ उनकी धार्मिक एकता स्थापना की नीति का प्रतीक बन गया। आर्थिक एकता। देश में यातायात के साधनों को सुधार कर, अच्छी सिक्का प्रणाली, माप तौल को अपनाकर तथा विदेशी व्यापारिक जोड़कर अपने देश की आर्थिक दशा को सुधारा था। भूमि संबंध सुधार लेकर तथा किसानों की उपज के लिए प्रोत्साहित करके देश की समृद्धि के रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। साम्राज्य विस्तार। तो अकबर ने अपने साम्राज्य का अत्यधिक विस्तार किया जो निम्नलिखित है। गोंडवाना, मालवा एवं जौनपुर विजय, फिर राजपूताना पर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, गुजरात विजय, काबुल एवं गंधार विजय, अहमदनगर पर विजय, ये सब उनके वो विजय थे। 13 नंबर क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की असफलता के कारणों का वर्णन करें। तो पहला कारण है संगठन और एकता का अभाव। दूसरा कारण है नेतृत्व का अभाव। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिए यहाँ से, हम इसका पॉइंट बता देते हैं। परंपरावादी हथियार। चौथा है सामंतवादी स्वरूप। पांचवा है बहादुर शाह द्वितीय की अनभिज्ञता। समय से पूर्व असूचना प्रसार से असफल क्रांति। सातवां है स्थानीयता। आठवां है संपर्क भाषा का अभाव। नौवां है सीमित क्षेत्र। तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में यद्यपि पराजय का सामना करना पड़ा, किंतु इस क्रांति के बड़े गहरे व दूरगामी परिणाम सामने आए।
जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीयों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। क्रांति ने अंग्रेजी साम्राज्यों की जड़ों को हिला दिया था। 1857 ईस्वी का संग्राम ब्रिटिश राज के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इसे अत्यंत तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा कुचल दिया गया, परंतु इस संग्राम से अंग्रेजों को गहरा झटका लगा। इस संग्राम ने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था, अतः ब्रिटिश सरकार ने भारत में अनेक प्रशासनिक परिवर्तन किए। और लघु उत्तरीय क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, महात्मा गांधी की प्रारंभिक जीवन की जानकारी दीजिए। तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को ब्रिटिश भारत में गुजरात राज्य के काठीवाड़ा जिले के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतलीबाई। इनके पिता पोरबंदर के दीवान थे। पुतलीबाई इनके पिता की चौथी पत्नी थी, क्योंकि इनसे पहले उनकी 3 पत्नियों की प्रसव के दौरान मृत्यु हो चुकी थी। इनके भाई का नाम लक्ष्मीदास और करमचंद दास और एक बहन थी जिसका नाम रालियाताबेन था। वैवाहिक जीवन, तो 14 वर्ष की भी आयु पूरी न कर पाने से पहले ही मई 1853 में इनका विवाह कस्तूरबा बाई माखन जी का पाड़िया माने कस्तूरबा गांधी से कर दिया गया था। 1885 ईस्वी में इनकी पहली संतान का जन्म हुआ, पर वह कुछ दिन ही जीवित रह सकी। बाद में 1888 में इनके पुत्र हीरा लाल का जन्म हुआ, 1892 में मनीलाल, 1897 में रामदास का और 1900 में देवदास का। यही इनके 4 पुत्र थे। 1944 में पूना में कस्तूरबा गांधी की मृत्यु होगी। शिक्षा व कैरियर, तो गांधी जी ने राजकोट से सन 1887 में हाई स्कूल किया और कानून की पढ़ाई के लिए 1889 में बम्बई से इंग्लैंड गए और 1891 में बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त की। वापस लौटने के बाद राजकोट और मुंबई में वकालत शुरू की, परंतु कामयाब नहीं हुए। फिर दक्षिण अफ्रीका में एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला ने उन्हें मुकदमे की पैरवी के लिए आमंत्रित किया और तब गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। वहां पद भारतीयों के सतह हो रहे भेदभाव से वे दुखी हुए और वहीं रहकर उनके लिए कुछ करने की ठान ली। यहीं पर इनके साथ भी एक दुखद घटना हुई। जब ये दक्षिण अफ्रीका में डरबन से प्रोटिया एक रेल से रिजर्वेशन करा के जा रहे थे, तो मेरिट्सबर्ग में एक अंग्रेज ट्रेन में चढ़ा। उसे एक अश्वेत मतलब गांधी जी के साथ रेल में सफ़र करना श्रम की बात लगी, मतलब श्रम लगा, खराब लगा और उसने स्थानीय पुलिस की मदद से गांधी जी को ट्रेन से नीचे उतरवा दिया। बस इसी घटना ने गांधी जी के हृदय में अंग्रेजों के प्रति क्रांति की भावना के बीज को बो दिए और वही दिन था जब गांधी जी ने मन में निश्चय कर लिया कि अंग्रेज, जो तुमने मुझे रेल से निकाला है, एक दिन मैं तुम्हें अपने देश से निकाल फेंकूंगा। और उन्होंने 15 अगस्त 1947 को यह कर दिखाया। वहीं पर उन्होंने 1894 में नाटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और 1910 में टाइलस्टल फार्म की स्थापना की। सत्याग्रह अवज्ञा आंदोलन का पहला प्रयोग महात्मा गांधी जी ने यहीं पर 1906 में किया। दक्षिण अफ्रीका से इनकी वापसी 9 जनवरी 1915 को हुई और ये मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे। इसी दिन भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों, ये थे लघु उत्तरीय प्रश्न। अगले पार्ट के वीडियो में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो 15 से शुरू होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आगे दीजिए, बाय।